अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अब जेल में 3 साल हो चुके हैं और जैसे ही उन्होंने जेल काटी है शायद ही कोई सोच सकता था, क्योंकि एक तस्वर तो ये था कि इमरान खान क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा करीब रहे तो वो जेल जाएंगे नहीं, और अगर जेल गए तो वो कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इमरान खान के बारे में एक बात ये भी आम है बड़ी कि उनका जो लाइफस्टाइल था, इवन सियासत में आने से पहले बड़ा लग्जरियस सा लाइफस्टाइल था। मतलब उन्होंने बरतानिया में क्रिकेट खेलते हुए जो जिंदगी गुजारी वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी थी। फिर जब सियासत में आए और इक़्तिदार में आए तो एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल था, तो वो क्योंकि उसके इतने आदी हैं तो वो जेल में नहीं रह सकेंगे। अच्छा, उनके मुखालफिन और एक दो नाम जो मुझे याद है, नून लीग के राना सनाउल्लाह और मुशाहिदुल्लाह खान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक और बात करते थे। वो ये कहते थे कि इमरान खान मंशियात का आदी है और क्योंकि वो मंशियात का आदी है तो वो जेल नहीं रह सकेगा, क्योंकि कभी भी जेल जाना पड़ा मंशियात तो वहाँ मिलेगी नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। 1 हफ्ते की मार है, 2 हफ्ते की मार है, ये कहा जाता था। मुशाहिद साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आज ये पब्लिकली भी एतराफ़ करते हैं और कभी हम उनसे बैठ के वैसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछते हैं तब भी ये कहते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड उन्होंने जेल काटी और एक मुश्किल जेल काटी और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान शायद कॉम्प्रोमाइज़ 3 साल बाद करें भी ना, क्योंकि एक लंबा अरसा जो मुश्किल वक्त था उन्होंने जेल काट ली है। उनकी पॉपुलैरिटी है इस वक्त, और इस वक्त किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ उनको सियासी तौर पर भी सूट नहीं करता। और उनके जो हिमायती हैं, जो फॉलोवर हैं, वो तो कहते हैं कि वो एक असूल की सियासत कर रहे हैं और असूल पे वो खड़े रहेंगे। तो आज इस वीलॉग में मैं बात करूंगा फ्रॉम पावर टू प्रिजन, यानी कि इक़्तिदार से सलाखों तक इमरान खान कैसे पहुंचे। अच्छा, ये पहले एक वजीर आज़म नहीं है या साबिक वजीर आज़म नहीं है जो जेल गए। पाकिस्तान की तारीख तो इससे भरी पड़ी हुई है ना। नवाज शरीफ हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये तमाम वो लीडर्स हैं जो कि जेल गए हैं, कभी वजीर आज़म होते हुए, कभी अपनी ओहदा छोड़ने के बाद। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक रसाकशी है ना, पावर की रसाकशी है। सिविलियन कहते हैं कि आइन के मुताबिक हमने हुकूमत चलानी है, लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये देखा गया है कि चाहे कोई सियासतदान, या ये कह लें कि अगर सियासतदान खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेकर आता है और वो एक पॉपुलर लीडर बन जाता है, तो उसकी लड़ाई तो होनी ही होनी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ देखा गया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, नवाज शरीफ, इमरान खान, क्योंकि इन्होंने अगर कहीं ना कहीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से तो इतना क्लियरली ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, लेकिन बाकी लीडर्स कहीं ना कहीं अगर किसी सपोर्ट लेकर आते हैं या कम से कम उनका जो प्लेटफॉर्म है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ शुरू हुआ होता है, तो जब वो इक़्तिदार में आते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है कि इख्तियारात हमारे पास नहीं, और वहाँ से हो जाती है लड़ाई शुरू। तो ये जो टाइटल है फ्रॉम पावर टू प्रिजन, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं, लेकिन आज के इस वीलॉग में इमरान खान पे तफसील से बात करेंगे। वो तमाम वाक़यात, वो तमाम इवेंट्स जो उनको इक़्तिदार में लेकर आए, इक़्तिदार के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे वन पेज फट गया, और फिर उसके बाद उनकी इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां कैसे बढ़ती गई और आज क्या स्टेटस है। इससे जुड़े हुए तमाम हकायक में कोशिश करूंगा, जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूं। कुछ जगहों पे मैं अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। आपकी आरा उस पर मुख्तलिफ हो सकती है, उस पर वी कैन डिफर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो की इवेंट्स रहे हैं उनकी सियासी तारीख में, उनके कैरियर में, वो आपके सामने रखूं। सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आज पीटीआई के लोग भी एतराफ़ करते हैं कि इमरान खान अगर पावर में आए थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की उनको एक सपोर्ट हासिल थी, एक वन पेज था, और उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि अगर अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये मिल जाएं तो कौमी इस्तेकाम आएगा, ना सियासी बहरान होगा, ना धरने होंगे, ना मईशत लड़खड़ाएगी। तो यानी कि एक स्टेबल हुकूमत होगी। और क्योंकि माजी में सिविलियन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होती रहती है और उसमें मामलात ख़राब हो जाते हैं, इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि जब वो वन पेज फटा तो फिर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। एक तरफ से कहा गया कि इमरान खान तो था ही नाअहल, कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सका, और दूसरी तरफ से फिर यानी कि इमरान खान की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाए गए कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है, मीर सादिक, मीर जाफ़र, ये सब उनके तरफ से कहा गया। अब इक़्तिदार में कैसे आए, मेरे ख्याल से एक लंबी स्टोरी है, सबको पता है कि कई मौक़ों पे इमरान खान को जो है एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। परवेज़ इलाही जो बाद में इत्तेहादी बने, जिनको इमरान खान कहते थे एक ज़माने में कि वो सबसे बड़े डाकू हैं, वो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि हमारे लोगों को जनरल शुजा पाशा जो DGI थे उन्होंने तोड़ा और पीटीआई में शामिल करवा रहे थे। और हमने देखा कि जब भी ये होता है कि एक नई पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है तो लोग उसमें आते हैं, शामिल होते हैं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने धरने के वक्त भी देखा सपोर्ट थी। हमने ये भी देखा कि जब वो इक़्तिदार में आए, आज तो चले पीटीआई के लोग कहते हैं 2024 में धांधली हुई है, लेकिन 2018 में भी उनको एक मदद हासिल हुई थी। हाँ, ये कंपैरिजन जो किया जाता है कि जो 2018 में हुआ 24 में हुआ, मैं इस बात से अग्री नहीं करता, और मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों। क्योंकि 2024 में जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और वो चीज़ इतनी खौफज़दा है
कि आइंदा आने वाले इलेक्शन कैसे होंगे पाकिस्तान में। जब 2024 हम देख चुके हैं तो उससे बड़ा वाकई खौफ आता है कि शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क में हमें नसीब ही ना हो। खैर, जब गवर्नमेंट बन गई 2018 में, तो उस वक्त एक बड़ा रोमांस का पीरियड था और जेन्युइनली एक पसंद करते थे इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को, बड़े उनके बयानात मौजूद हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी उनको बड़ा पसंद करती थी। मैं एक दो वाकयात आपको बताता हूँ। 6 सितंबर 2018 को जो तकरीब होती है GHQ में, उसमें कई सहाफ़ी थे, मैं भी था और बड़ी ऑडियंस होती है। तो वहाँ पे जो मैंने एक मोमेंट देखा था उस वक्त, लिटरली वो कहते हैं ना कि फ़ैन मोमेंट था। जब इमरान खान वहाँ पर आए, स्टेज पे उनको बुलाया गया तकरीर करने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं वो ऑब्वियसली आर्मी बैकग्राउंड से होती हैं और वो इतना खुश थे इमरान खान को देख के, उनकी तकरीर सुन के, यानी कि वो एक फ़ैन मोमेंट नज़र आ रहा था कि यार जैसे उनका पसंदीदा शख्स जो है वज़ीर आज़म बन चुका है। और दूसरी तरफ से रिस्पेक्ट इमरान खान के लिए वो भी बहुत ज़्यादा थी। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। राइट आफ्टर इलेक्शंस 3-4 महीने हुए थे मेरे ख्याल से, तो उस वक्त चंद साफियों को जो है बुलाया गया कि आज आपकी एक अहम मीटिंग है। सुबह सुबह मुझे याद है कॉल आई, कोई 7-7:30 बजे की अहम मीटिंग है। तो आई थॉट के शायद DGI SPR होंगे जो ब्रीफ कर रहे होंगे किसी इशू पे, लेकिन टू माई सरप्राइज वो चंद साफी थे और मैं समझा शायद मेरा नाम भी उनमें ना हो। जब हम गए वहाँ पे तो पता चला जनरल बाजवा साहब वहाँ पर आ गए ब्रीफ करने के लिए और उन्होंने सब कुछ बताया कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो आप ये सोचें कि उस वक्त रोमांस का ये उस वक्त हालात थे कि एक मौके पे उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया कि अभी ये $3 बिलियन आए हैं सऊदी अरब से, हम UAE से भी पैसे ले रहे हैं $3 बिलियन। बाय द वे सवाल मेरा ही था। तो माजी में तो ऐसा नहीं होता था, माजी में तो हुकूमतों के साथ लड़ाई होती थी, तो यहाँ पे आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एफर्ट्स किसकी हैं? इज दिस योर एफर्ट या ये वाकई गवर्नमेंट की एफर्ट है? तो जनरल बाजवा साहब ने इस पे कहा कि देखें, पैसा कोई भी लाए, इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान की हुकूमत को। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस वक्त एक जो रोमांस और चाहत का लेवल था वो क्या था। वो कहते कि हम लेकर आए या कोई भी लेकर आए, बट क्रेडिट इसका जाएगा सिविलियन हुकूमत को। ये माजी में हमने ऐसा नहीं देखा था। तो जो 1 पेज है ना, वो उस वक्त बिल्कुल एक सॉलिड था। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना आते साथ शुरू हो गई थी इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ। एक तो मईशत के हवाले से ये एक बात की गई कि यार जब आपको इतना लंबा अरसा मिला, आप ऑपोजिशन में थे, असद उमर को आपने तैयार किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन जब आप हुकूमत में आए तो कोई तैयारी नहीं नजर आ रही। बड़ा देर कर दिया IMF प्रोग्राम में जाते हुए, जिस वजह से डॉलर आपका बढ़ता चला गया, मईशत आपकी गिरती चली गई। एक ये मसला था। एक मसला शुरू से जो था ना, वो उस्मान बुज़दार की चॉइस का था और जिसमें आपको मीटिंग का हवाला दे रहा हूं, जिसमें एक रोमांस था, इमरान खान को, उनकी गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया जा रहा था। उसी मीटिंग में एक सवाल हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा साफी का क्योंकि उनसे मैंने इजाजत नहीं ली है। तो उन्होंने ये सवाल किया कि उस्मान बुज़दार की चॉइस को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको नहीं लगता कि इज नॉट फिट टू बी CM ऑफ अ बिग प्रोविंस? तो जनरल बाजवा साहब ने उस पर कहा कि देखें, सारा काम हमने तो नहीं करना ना, कुछ चीज़ों पर आप भी एतराज़ करें, कुछ चीज़ों पर आप भी बयानियां बनाएं। यानी कि वो चाहते थे कि डायरेक्टली इमरान खान से कन्फ्रंट ना करें उस्मान बुज़दार पे, लेकिन मीडिया को उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई ये सूटेबल चॉइस नहीं है, तो आप इस पे बात करें ना, हम क्यों हर चीज़ पे बात करें। तो ये उस्मान बुज़दार शुरू से एक बड़ा इशू था कि पंजाब जैसा सूबा उस्मान बुज़दार कैसे चलाएगा। लेकिन इमरान खान की शायद सोच ये थी कि या तो पार्टी स्प्लिट हो जाएगी, जो उनका बयानिया था, लेकिन वो चाहते थे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो चाहते थे कि इस्लामाबाद से बैठ के कंट्रोल करें। अच्छा, नवाज शरीफ की डील 2019 में जब वो मुल्क से गए, प्लेटलेट्स कम हुए, मुल्क से चले गए और फिर वापस नहीं आए, वो भी हमें पता है कि उस दौरान एक्सटेंशन का पीरियड था, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई नूली की बातचीत चल रही थी उनसे। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में उस वक्त भी बात की थी कि जब एक्सटेंशन देने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी कि कोई कंडीशन नहीं लगानी, हमने उनको एक्सटेंशन देनी है। और बाद में कई सालों बाद, यानी कि अब से कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोग ये इंटरव्यू में बता भी चुके हैं कि मिड 2019 में हमारा कॉन्टैक्ट फैज़ के साथ, जो DGI से आए थे उस वक्त, उनके साथ स्टैब्लिश हो गया था, यानी मामलात उस वक्त से चल रहे थे। और फिर एक वजह तो ऑब्वियसली जो दरार पड़ी है वो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से थे। लंबी स्टोरी है, लेकिन सबको पता ही है कि सऊदी अरब से इतना अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। आखिर में अमेरिका से जब जो बाइडन आए तो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो ये 2-3 रीजंस थे जिसकी वजह से शुरू से कुछ प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही थी। लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जहां पहली मरतबा ये नजर आया कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से पीछे हट रही है? वो था 2021 में, जब 3 मार्च 2021 को अब्दुल हफीज शेख, जो कि PTI के कैंडिडेट थे, वो सेनेट का इलेक्शन आ रहे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से, यानी अक्सरियत होते हुए सेनेट का कौमी असेंबली में इलेक्शन हो रहा है और हफीज शेख हार गए। अब ये कैसे मुमकिन है? तो वो एक पहला ट्रेलर था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर हम पीछे हट जाएं, हम अपने लोगों को असेंबली में ना भेजें, तो आपकी हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती। और ये करके दिखाया उन्होंने। और इसके बाद इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा, जो उन्होंने ले लिया।
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, क्योंकि उस वक्त तक मैंने कहा ना ट्रेलर दिखाया गया था कि हमारे बगैर आप क्या है, लेकिन क्योंकि उस वक्त जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आई तो ऑब्वियसली उनकी हुकूमत सर्वाइव नहीं करती, वो खुद सर्वाइव नहीं करते, तो उस वक्त जो है वो बंदे पूरे हो गए, जो इलेक्शन में हफीज शेख के पूरे नहीं थे, बंदे पूरे हो गए और उनको एतमाद का वोट मिल गया। 2021 में एक और अहम खबर मैं आपको देता हूं, एक और मौका आया जिसमें दोबारा ये कोशिश की गई कि इमरान खान गवर्नेंस बेहतर करें और खासतौर पे पंजाब में डिलीवरी करें, अदरवाइज उनके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात हो रही थी ये बोझ उठाना। तो उस वक्त एक मीटिंग हुई थी और उसमें 3 से 4 अहम वुज़रा थे, परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर और शायद एक और कोई नाम हो आगे पीछे हो जाए। उस वक्त भी बुलाया गया, जनरल बाजवा ने बुलाया और इन चारों अहम वुज़रा जो इमरान खान के करीब थे उनसे ये कहा कि आप इमरान खान को कहें कि उस्मान बुज़दार को हटा दें। उस्मान बुज़दार के होते हुए ना आपकी हुकूमत की कोई कारकर्दगी रहेगी, ना क्रेडिबिलिटी रहेगी और हमें बड़ा बैकलैश आता है, तो इमरान खान को कहें कि ये हटा दें। जो हमारे सोर्स हैं इन्हीं लोगों में से उन्होंने बताया कि जब वो इमरान खान के पास ये बात लेके गए तो इमरान खान ने कहा कि क्या मुल्क में कोर कमांडर मैं लगाता हूँ या फौज लगाती है, यानी मैं तो उनकी चेन ऑफ कमांड में या उनकी अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ मिनिस्टर लगाना मेरा काम है, वो भी इंटरफेयर ना करे। ये जवाब दिया गया और ये जब जवाब दिया गया और ये पहुंचा ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट तक, तो वो यकीनन खुश नहीं हुए इससे कि इमरान खान जिसको हम लेकर आए, जिसके लिए हम बड़ी मदद करते हैं, वो कह रहा है आज कि अगर आप कोर कमांडर अपॉइंट करते हैं तो फिर ये मेरा हक है, मैं किसको वजीर आला लगाऊंगा। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि हालात जो है वो डाउन द रोड जा रहे थे। और इसी में फिर हमने देखा कि अमरीकी फौज का इनखला भी हुआ अफगानिस्तान से, और फिर इमरान खान का वो एक बयान आया था कि तालिबान ने जो है वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और वैसे ही अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इमरान खान पब्लिकली कहते आए थे कि जो बाइडेन जब से आया मुझे कॉल नहीं करता, हमारी बात नहीं होती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बहरहाल उनका एक कॉन्टैक्ट था, मुलाकातें थी, तो एक ताल्लुक उनका बेहतर था। तो वो फील कर रहे थे कि यूएस जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है या मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। और ऐसा बयान तालिबान के हवाले से कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, ऑब्वियसली अमेरिका में इस बयान को अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। अच्छा जी, तो फिर एक आता है ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके बाद ये बड़ा वाजे हो चुका था, और मेरे ख्याल से उसके लिए कोई आपको इंटेलेक्चुअल या पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो कोई बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबको पता था कि ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जिसके बाद हुकूमत इमरान खान की सर्वाइव नहीं करेगी। और वो था अक्टूबर 2021, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उस वक्त के DGI फैज हमीद को ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको पेशावर का कोर कमांडर लगाया जा रहा है और नदीम अंजुम को उनकी जगह DGI लाया जा रहा है। ये वो पॉइंट था जिस पर इमरान खान ने कहा कि ये मेरा इख्तियार है, या एटलीस्ट मेरी इसमें मुशावरत होनी चाहिए कि अगला DGI कौन लगेगा, क्योंकि ये बाकायदा वजीर आजम का इस्तेकाक है, ये उसका इख्तियार है कि वो लगाता है DGI। लेकिन पाकिस्तान की ऑब्वियसली तारीख में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी DGI होता है वो फौज से आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि फौज अपनी एक अपॉइंटमेंट जो कि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे वजीर आजम ने करनी है, लेकिन एक डिफैक्टो पावर जो है वो बाकायदा फौज के पास है और वो बताते हैं कि कौन DGI होगा। इमरान खान ने इस पे जो है वो कहते हैं ना, ही पुट हिज फुट डाउन, और उसने कहा भाई ये तो नहीं हो रहा, और उन्होंने रेजिस्ट किया इस बात को। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे कि हुकूमती एक सोर्स जो उस वक्त बहुत करीब थे इमरान खान के, बहुत ज़्यादा करीब थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब इस पर बहस हुई जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान, तो बाकायदा तू मैं और एक लाउड आवाज़ में, यानी कि वहाँ तो आपको पता है कि जो दरवाजे खिड़कियाँ भी अच्छी होती हैं, आवाज़ बाहर नहीं जाती, साउंड प्रूफिंग होती है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इतनी लाउड बहस हुई थी कि आवाज़ बाहर तक आ रही थी। और उस वक्त जो वुज़रा वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें वफाकी वुज़रा कई थे, नाम मैं नहीं लूँगा, मेरी सोर्स रिवील हो जाएगी एक तरीके से, तो वो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। ये तो हमने तस्वुर ही नहीं किया था कि हुकूमत के 2.5-3 साल, 3.25 साल में इमरान खान और जनरल बाजवा जो कि वन पेज पे थे, उनमें इस किस्म की तकरार हो रही होगी। तो खैर मामला वहाँ से बड़े ख़राब हो गए। अच्छा, फिर इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए 3-4 वुज़रा जो है वो गए जनरल बाजवा के पास। वो गए, उनके रिहाइशगाह पे बैठे, खाना पीना खाया, और फिर उन्होंने कहा कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। और वहाँ पे एक वज़ीर ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक वज़ीर ने कहा कि देखें इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और ये उनका इख्तियार है, उनका हक़ है कि वो किसको लगाना चाहें। तो उन वज़ीर साहब को जो है ना दूसरी तरफ से बड़ा जवाब आया, जनरल बाजवा साहब की तरफ से। जवाब यह आया कि देखें, आप कहते हैं कि इमरान खान का इख्तियार है, आप कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, तो हमारा काम तो RTS बिठाना भी नहीं था,
हमारा काम तो ये भी नहीं था कि लोगों को जोड़े तोड़े आपकी पार्टी में लेकर आए। हमारा काम तो ये भी नहीं था कि जहांगीर खान का तैयारा उड़े और एमपीएस और एमएनएज आपकी पार्टी में शामिल हो। हमारा काम तो ये भी नहीं होता कि कोई कानून आपने पास कराना है तो बंदे पूरे करके दो। हमारा काम तो ये भी नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपको बंदे पूरे करके दो। तो यानी कि जब उन साहब ने ये कहा कि यार ये काम तो वजीर आजम का है, तो उनको पूरी एक लिस्ट बताई गई कि भाई हमारे जो काम नहीं वो हमने आपके लिए किए हैं, तो आज हमें आप ये ना बताएं कि DGISI किसने लगना है। अच्छा, बहरहाल हुआ फिर ये कि एक सोल्यूशन निकला कि ठीक है, वजीर आजम के पास 3 नाम भेजे जाएंगे और उसमें से फिर एक को वो तीनों का इंटरव्यू करेंगे और एक को DGISI अपॉइंट कर देंगे। और ये तय था कि किसको होना है, क्योंकि फौज ने नदीम अंजुम साहब का नाम दे दिया था, तो लिहाजा एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यूज हुए 3 लोगों के, और फिर DGISI नदीम अंजुम, जिनको फौज उनका नोटिफिकेशन पहले निकाल चुकी थी, उनको अपॉइंट कर लिया गया। अच्छा, यहां मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। देखिए, ये बात तो तय है कि ये इमरान खान का हक था, और अगर वो कहते हैं कि ये इख्तियार मैं इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल ठीक है, 100% राइट। बट देखिए, फिर आपने पहले से ट्रेंड सेट करना होता है, और एक कन्वर्सेशन है मेरी और इमरान खान के दरमियान, जिसमें और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे, ये वहां पर हुई थी, और फिर मैंने ये दोहराई थी इमरान खान को जब उनकी हुकूमत चली गई। वो क्या कॉन्वर्सेशन थी, 2019 में एक वक्त ऐसा था जब बिजनेस कम्युनिटी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, तो वो इस्लामाबाद आए थे और वो आके मिले जनरल बाजवा साहब से GHQ में अपने प्रॉब्लम्स के लिए कि यार ये इशूज है, ये इशूज है। तो उस मीटिंग में, भरी मीटिंग में, मैंने पूछा इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है इनको आपके पास आना चाहिए था, यानी कि सिविल हुकूमत के पास आना चाहिए था कि इकोनॉमी के, बिजनेस के ये मसाइल इनको आप दूर करें, काबीना में लेके जाएं, कानून साजी करें या जो फैसला करना है करें, लेकिन वो आपके पास नहीं आए, वो GHQ गए। तो इमरान खान ने मुझे उस वक्त ये जवाब दिया था, और मैं पहले भी ये बता चुका हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, इस मुल्क में तमाम इदारे डिसफंक्शनल हो चुके हैं, यानी कि कोई इदारा फाल नहीं है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। एक इदारा है फौज का, वो फंक्शनल है, फाल है, एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है। वो इदारा अगर मेरी सपोर्ट करता है, मेरे हुकूमत के मसाइल दूर करता है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा ना मुझे इससे कोई इनसिक्योरिटी है, तो वो कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वी आर ऑन वन पेज। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार वजीर आजम, और खासतौर पर अगर एक पॉपुलर वजीर आजम हो, उसको बुरा तो फील होता है कि यार अगर कोई चीज़ मेरा इख्तियार है तो कोई दूसरे के पास क्यों जा रहा है, तो ये इनसिक्योरिटी ना हो, लेकिन आप अपना फ़र्ज समझते हैं कि ये मेरे साथ ये काम मैंने कर रहे हैं। बहरहाल उस वक्त मुझे ये जवाब मिला जब हुकूमत चली गई। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब को कहा, मैंने कहा देखें, जब मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपने मुझे उसका ये जवाब दिया, जब आप सारी अपनी पॉलिटिक्स को आउटसोर्स कर देंगे कि आपके इत्तेहादियों को मनाने का काम जो है इस्टेब्लिशमेंट का है, नंबर पूरे करने हो इस्टेब्लिशमेंट है, मईशत चलानी हो इस्टेब्लिशमेंट है, बाहर ममालिक से पैसा लेके आना है इस्टेब्लिशमेंट है, तो वन फाइन डे आप उठ के ये नहीं कह सकते कि भाई DGISI लगाने की अथॉरिटी मेरी है और मैं लगाऊंगा। अगर आपने ये करना है, जो कि आपका आईनी इख्तियार है, तो आपको एक ट्रेंड सेट करना है ना, फिर आपने अपने काम खुद कर रहे हैं। आप सारे काम आउटसोर्स करेंगे तो वो एक ऐसा काम जो तारीखी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट करती हुई आई है, वो आपको क्यों करने देंगे। यू कांट पुट योर फुट डाउन वन फाइन डे एंड से कि ये काम मैं करूंगा। तो ये आदतें जो हैं, ये आप दोनों ने एक दूसरे की बिगाड़ी है। ये आदत आपने डाली है कि वो आपका काम करके देंगे, तो वन फाइन डे ये नहीं हो सकता। तो ये मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई थी उस वक्त जब इनकी हुकूमत जो है वो चली गई। बहरहाल फिर क्या हुआ, जब DGISI चले गए, उसके बाद PDM जो ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन PDM की कोई हमें इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही थी। जल्द से जल्द से कर रहे थे 1-2 साल से, 1-1.5 साल से, लेकिन इस मौके पे मुतहरिक हो गई PDM। और आपको याद है उस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN ने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला और बातें हो रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, और इवेंचुअली जो है, अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले नून लीग का एक ही आर्गूमेंट था जो बार बार वो शोज पे आके बाकायदा पब्लिकली देते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसी वक्त आ सकता है जब एस्टैब्लिशमेंट की आपको सपोर्ट हो, क्योंकि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सकता। तो ये नून लीग की एक पोजीशन थी। लेकिन जब ये DGI वाला मामला हुआ, कहीं और से फिर ताने बाने हिलना शुरू हुए, तो फिर नून लीग भी पीपल्स पार्टी के साथ इस बात पे आ गई कि ठीक है, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। और उसका ऐलान फजल रहमान साहब ने 11 फरवरी 2022 को किया, जो उस वक्त PDM के सरबराह थे, कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, तारीख ये बताती है हमें कि ये कभी भी किसी वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुआ है। 1989 अप्रैल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चली थी, उसमें भी उस अदम एतमाद की तहरीक को 12 वोट से शिकस्त हुई थी, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो सर्वाइव कर गई थी। बहरहाल एक तरफ PDM जो है वो एक्टिव हो गई, उन्होंने जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा करवा दी। दूसरी तरफ इमरान खान उस वक्त जलसे करने लगे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, इमरान खान की अगर आपको याद हो, हुकूमत में बहुत नीचे जा रही थी। सो मच सो के पेशावर में जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे वो हार गए थे, जो कि तस्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या मसला था, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, एक बैगेज होता है, महंगाई है, गवर्नेंस के इशूज हैं,
तो अवाम चाहे आपका वोटर क्यों ना हो वो आपसे मुतमईन नहीं होता। मतलब जब पोलिंग होती है उस वक्त एक वोटर की राय मुख्तलिफ होती है, जब वो आपकी कारकर्दगी देख रहा होता है उस वक्त आपकी राय डिफरेंट होती है। तो लोकल बॉडी में सफाया हो गया था पीटीआई का, इवन जो फर्स्ट फेज था केपी में, उसमें पेशावर का इलाका भी शामिल था। तो एक तरफ तो पीडीएम मुतहरिक हो रही थी, जलसे कर रहे थे वो अपने, तो दूसरी तरफ इमरान खान भी फिर सियासी मैदान में निकल आए। और ये पहला मौका था जिसमें इमरान खान ने, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को हिट करना शुरू किया। आपको याद होंगे वो जलसे जिसमें वो कहते थे कि मीर जाफर कौन है, मीर सादिक कौन है। उस वक्त बड़ी बात हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, तो वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, जो लोग सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी, नून लीग जैसी करप्ट पार्टीज को, वो खुद करप्ट होंगे। तो यानी वो एस्टैब्लिशमेंट को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हेड ऑन लेना शुरू कर गए थे। नाम ना लेते हो, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2020 गुजरांवाला जलसे में लिए थे जनरल फैज के और बाजवा साहब के, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने मुकम्मल तौर पे हिट करने की कोशिश की। और ये वो आर्ट है मेरे ख्याल से इमरान खान के पास कि ऑपोजिशन में वो जानते हैं कि ऑपोजिशन कैसी करनी है, एग्रेसिवली हिट करना, अपने ओपोनेंट को बैक फुट पे लेके जाना। और शायद ये चीज़ उनके अंदर आई है क्रिकेट से। क्रिकेट में भी वो बड़ा एग्रेसिव कप्तान माने जाते थे कि जब भी ओपोनेंट जो है उनका थोड़ा सा पीछे है तो उसको और धक्का देके बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं। लेकिन क्या हो रहा था, उनके इत्तेहादी, अच्छा एक इत्तेहादियों पे आने से पहले परेड ग्राउंड में उन्होंने एक तकरीर की थी और ये गालिबन मार्च के एंड में थी, जहां उन्होंने फिर वो साइफर भी लहराया। ये उनका कहते हैं ना कि ट्रम्प कार्ड था, क्योंकि उन दिनों उनके एक अहम वजीर से मेरी बात हुई थी और उसने मुझे खबर नहीं बताई, लेकिन उसने कहा एक ट्रम्प कार्ड हमारे पास है, वो बिल्कुल आखिर में खेलेंगे, जिससे आप देखेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल मामला ही पलट जाएगा। और मैं उनसे बड़ा इसरार किया, मैंने कहा बता दें, ऑफ द रिकॉर्ड बता दें, कहीं नहीं कोट करूंगा, नहीं बताया उन्होंने। फिर क्या था वो चीज़, वो थी परेड ग्राउंड के जलसे में जब इमरान खान ने साइफर का, आप कह सकते हैं कि साइफर तो नहीं था लेकिन जो उसकी डिटेल्स थी वो आके उन्होंने बताई। मुल्क का नाम लिए बगैर कि देखे एक बैरूनी साजिश है, ये मुल्क मुझे गिराना चाहता है, मेरी हुकूमत को गिराना चाहता है, और उन्होंने ये साइफर भेजा है। वो जो डोनाल्ड लू की कॉन्वर्जेशन थी उस वक्त, हमारे असद मजीद साहब जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पर, वो कॉन्वर्जेशन उन्होंने उस जलसे में बताई। मुल्क का नाम नहीं बताया, बट बाद में ये बात हो गई साफ कि वो अमेरिका की बात कर रहे थे। तो ये उनका एक ट्रम्प कार्ड था कि वो उस पर सियासी बयानियाँ बनाए कि क्योंकि मैं रशिया चला गया तो इस वजह से मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और ये कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो गया तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुकात हो सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। तो यानी इमरान खान ये ले रहे थे उसको एक धमकी के तौर पे। तो उस पर खैर एक सियासी बयानिया जो है बनाया। मैं सियासी बयान इसलिए भी कह रहा हूँ, खुद उनकी एक वीडियो, इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें असद उमर कह रहे थे कि यार ये हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा देखें इस पर आप सियासी बयानिया बनाएं। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि हमें इस पर वी हैव टू प्ले ऑन दिस जनाब। तो फिर इस दौरान हो क्या रहा था, एमक्यूएम हो गई, बाप पार्टी हो गई, मेंगल पार्टी हो गई, ये सब आहिस्ता आहिस्ता कटना शुरू हो गए। यानी कि पीएमएल-क्यू के अलावा, परवेज लाई के अलावा सारे इत्तेहादी छोड़ के चले गए, कुछ एमएनएस भी छोड़ के चले गए, उनकी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर फाइनली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। लेकिन उसमें भी आपको याद है एक ट्विस्ट था कि ये तो एक आइन में लिखा हुआ है ना कि एक दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, टेबल कर दी जाए, तो फिर असेंबली तहलील नहीं की जा सकती। लेकिन पीटीआई ने ये किया उस वक्त। आपको याद होगा जब ये मामला वोटिंग के लिए गया पार्लियामेंट में, तो फवाद चौधरी साहब खड़े हुए और कहा कि ये तो एक साइफर है, ये तो साजिश है बैरूनी, और उन्होंने आर्टिकल 5 लगाया और लिहाजा कहा कि इस पर वोटिंग नहीं हो सकती, और अदम एतमाद खत्म हो गया। और फिर इमरान खान की हुकूमत ने ऐलान किया कि हम असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं और मामला नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। बहरहाल ये मामला फिर उसी वक्त चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से इसको रद्द कर दिया कि आर्टिकल 5 गलत लगाया गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल कर दिया जाए तो उसके बाद वोटिंग लाजमी है। और फिर हमने देखा कि 9 अप्रैल को असद कैसर साहब ने बतौर नेशनल असेंबली स्पीकर इस्तीफा दिया, अयाज सादिक साहब ने उस दिन सेशन चेयर किया, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, क्योंकि जो इत्तेहादी थे वो आ गए दूसरी तरफ, जो डिफेक्ट किए थे एमएनए एमपीएस जो डिफेक्ट कर रहे थे एमएनए पार्लियामेंट में, तो उनके वोटों की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज बैकअप में वो लोग भी मौजूद थे। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी एक डिबेट हुई। जैसे मैंने भी कहा भी ना, नून लीग तो खुद कहती थी कि अदम एतमाद तो कामयाब हो ही नहीं सकता एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर। अब यहाँ पे नून लीग ने कहना शुरू किया, या पीपल्स पार्टी के, देखें कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ अपनी सपोर्ट विड्रॉ की है इमरान खान से, यानी कि पहले वो उसके साथ थे और अब वो न्यूट्रल हो गए, लिहाजा हम उसके खिलाफ तहरीक लेकर आए। लेकिन जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है, जो मेरी खबरें हैं, वो ये नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ वसूख से, नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने, जो आज भी आप उनको टीवी पे देखते हैं, हुकूमत का बड़ा क्रूशल हिस्सा है, उन्होंने मुझे खुद बताया
कि इत्तेहादी हो इमरान खान की, यानी कि ये पार्टीज हो, या वो जो एमएनए जिन्होंने डिफेक्ट किया वो बाकायदा पहले इनके पास आए कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पहले परमिशन लें। जब उनको एस्टैब्लिशमेंट से एनओसी मिला तो फिर वो शामिल हुए नून लीग के साथ, पीडीएम के साथ, और ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी थी। मेरे पास इसमें बताने को और भी बहुत कुछ है, मैं बता भी चुका हूं पहले कि नून लीग के लोग और क्या क्या इस हवाले से दलाइल देते रहे। जिसको और नहीं पता तो वो पता कर ले कि जब सिंध असेंबली में आके ठहराया गया था पीटीआई के डिफेक्टेड एमएनएस को, तो वो सिंध हाउस में इस्लामाबाद में, तो वो किसके कंट्रोल में था, कौन कंट्रोल कर रहा था? ये जो साफी है सब जानते हैं वहां पे कि वो किसके ज़ेर इंतजाम सारा उस वक्त कंट्रोल था। खैर, जब एक हुकूमत चली गई इमरान खान की 9-10 अप्रैल को, तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया जन्म हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया जन्म इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ चुकी थी ऑपोजिशन में, और जैसे मैंने कहा पहले भी कि ऑपोजिशन जो है ना इमरान खान का एक स्वीट स्पॉट है। वो रहे ऑपोजिशन में, उनको पता है कि लोगों को निकालना है, बयानिया कैसे बनाना है, धरने कैसे देने, उसमें उनका जो आर्ट है, जो स्किल है, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर आप उनसे कहें कि आप हुकूमत करें, प्रोजेक्ट डिलीवर करें, रिफॉर्म्स लेकर आए। वहाँ पे हमने देखा 3-3.5 साल में वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एज एन ऑपोजिशन लीडर वो फिर मेरे ख्याल से उनका स्वीट स्पॉट है जहाँ वो आके खुलकर खेलते हैं। और इसका आगाज़ इसलिए हुआ, जब मैं नया जन्म कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी गवर्नमेंट में रहते हुए वो नीचे जा रही थी, बाई इलेक्शंस में नज़र आ रहा था, केपी के लोकल बॉडी इलेक्शंस में नज़र आया। लेकिन जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई, उनके वोटर, उनके सपोर्टर्स की सिंपथी उनके साथ आ गई। और उसके बाद जो इस मुल्क में देखा गया, शायद ही वो इस तारीख में कभी देखा गया हो कि एक बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान के हक में निकली। अच्छा, ये जिस दिन निकले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगले दिन उन्होंने एक कॉल दी हुई थी पीटीआई ने, लेकिन उस वक्त तो उनको ये नहीं पता था हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो यानी कि हुकूमत चली गई, कॉल सब खत्म, सारे पीटीआई के लोग घर पे बैठे हुए मायूस है, डिप्रेस है, हुकूमत चली गई, 3.5 साल में चले गए, हम तो 10 साल का प्लान बना कर आए थे, खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई बयान नहीं आया। अगले दिन अचानक से रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हर शहर में निकल आए। कराची क्या, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, जगह जगह फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स सड़कों पे निकल आए, इमरान खान के मोहब्बत में कह लें, उनको सपोर्ट करने के लिए कह लें। कोई इंतजाम नहीं था, कोई गाड़ी नहीं करवाई, किसी एमएनए ने आके अपने लोगों को नहीं निकाला, ऑर्गेनिकली लोग निकले और बड़ी तादाद में निकले। और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले कि शायद जो पीटीआई के लोग थे और इमरान खान, उनका अपना हौसला बहाल हुआ कि यार ये लोग तो मुझे सपोर्ट करते हैं, ये तो आज भी मेरे साथ हैं। और फिर वहां से इमरान खान ने दोबारा एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करना शुरू किया। और फिर इमरान खान की एक कोशिश थी कि पीडीएम की हुकूमत आ तो गई है, लेकिन इसको जल्द से जल्द घर भेजा जाए, रोज जलसे करना, बयानात देना, ये सब चल रहा था। और इमरान खान अपनी लॉन्ग मार्च की डेडलाइन को बार बार आगे कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से शायद उनको ये अश्योरिटी थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से शायद कि ये हुकूमत 1-2 महीने में चली जाएगी, 1-2 मामलात हैं, IMF पे जाना है, फलाना करना है, उसके बाद ये डिसॉल्व कर देंगे हुकूमत और फिर मामला इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने 1-2 दफ़ा लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाई, तो आपको वो दिन याद होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जब वो शाह महमूद के हमरा बैठ के प्रेसर करने लगे। और उस प्रेसर में एक कॉल भी आया, क्योंकि उस प्रेसर में इमरान खान ने ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का, ठीक है, शायद 25 मई को वो लॉन्ग मार्च की गई थी, 25 मई 2022 को। तो शाह महमूद साहब को एक फ़ोन आया और शाह महमूद साहब ने कहा, वो कह रहे हैं अभी ना ऐलान करें, उन्होंने कहा बंद करो फ़ोन। ज़राए बताते हैं वो फैज़ हमीद का फ़ोन था उस वक्त, जो कि DJI नहीं थे, कोर कमांडर थे, और उनसे वो राब्ते में थे। इमरान खान ने खैर फ़ोन बंद करवाया और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब यहाँ जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं इस पर, लेकिन क्योंकि नून लीग के एक मिनिस्टर उस वक्त थे, की पोजीशन पे थे, एंड आई कैन ट्रस्ट हिम कि अगर वो कोई बात कर रहे होंगे तो ठीक कर रहे होंगे। उन्होंने ये बताया मुझे कि उस दिन या उससे एक दिन पहले ये तय हो चुका था कि हमने हुकूमत ख़त्म करनी है अपनी और इलेक्शंस की तरफ जाना है, ठीक है। अब ये वो झूठ बोल रहे हो, वो स्टोरी बना रहे हो, अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने कहा आई वॉज टेकिंग ऑफ फॉर द फ्लाइट, शायद वो इस्लामाबाद से कराची जा रहे थे, और उस वक्त मुझे पैगाम मिला कि हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 1.25-2 घंटे बाद लैंड किया तो उस वक्त तक मेरे पास ये मैसेज आ चुका था, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यानी कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और इसकी वजह क्या, क्योंकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था, तो फिर हुकूमत को ये लगा कि ये तो लगेगा कि हम प्रेशर में आके कर रहे हैं, पीडीएम हुकूमत प्रेशर में आ गई है, और वैसे ही इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा और किसी सूरत हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो फिर पीडीएम की हुकूमत ने फैसला किया कि अब हम हुकूमत नहीं ख़त्म कर रहे, वी विल नॉट गो बैक अंडर प्रेशर, किसी के दबाव में जाकर हम पीछे नहीं हटेंगे,
और उन्होंने फिर अपनी हुकूमत को आगे चलाने का फैसला किया। और यहां फिर हमने देखा कि इमरान खान की जो मकबूलियत थी उसमें इजाफा होता रहा, और उस दौरान आपको याद होगा जो लोग डिफेक्ट किए थे, नून लीग में शामिल हो गए थे, पीटीआई से डिफेक्ट करके नून लीग ने वादा किया था कि भाई तुम पीटीआई छोड़ो, हम तुम्हें जो है टिकट देंगे। और जब वो टिकट दिया गया तो मेरे ख्याल से कोई 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था और 17-18 जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। यानी कि इस लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी उस वक्त अपने पीक पे जा चुकी थी। ये मैं बात बता रहा हूं आपको अराउंड अगस्त सितंबर 2022। लेकिन वहां से एक नई जंग का आगाज हुआ, एक नई बैटल का आगाज हुआ। इमरान खान ने एक बहुत ही रिस्की बैटल का चुनाव किया कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। वो क्या बैटल थी, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले व्लॉग में।